एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा हमारा ईथर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ईथर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका बेसिक नोमेनक्लेचर देखेंगे, वो कितने टाइप के होते हैं वो देखने वाले हैं आज हम। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं आपका अपना टॉपिक कि ईथर होता क्या है। तो ईथर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर अगर ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं ईथर मॉलिक्यूल्स। तो इसी से रिलेटेड हमने इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन क्या है कि द कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ओ फंक्शनल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, जिनके पास में ओ फंक्शनल ग्रुप होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उन्हें कहा जाता है ईथर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे ये बना लेता हूं, जैसे CH3OCH3। तो ये देखो हमारा एक स्ट्रक्चर है और इसके बीच में क्या है, ओ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। सिमिलरली जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता CH3CH2OCH3, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक ईथर मॉलिक्यूल हो गया। देखो अराउंड क्या है, अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं और बीच में हमने ओ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारे ईथर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे और भी आप बना सकते हैं, जैसे OCH2CH2, इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, ईथर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम लग गए और इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, ओ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या होते हैं, ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा जाता है ईथर। अब हम यहाँ पे ईथर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ईथर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मेन हम जो बेसिक्स होता है हमारा ईथर, यहाँ पे दो टाइप से आप पढ़ सकते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सेकंड आप क्या बता देंगे, तो सेकंड आप नाम बता देते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देखो सिमेट्रिकल ईथर क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर हम उसे कहते हैं जब ओ फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ओ फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप के अराउंड तो आप उसे सिमेट्रिकल ईथर बोल देते हैं। लेकिन यहां देखो ये हमारा ओ फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहां पे अलग सब्स्टिट्यूएंट है CH3, लेकिन यहां पे अलग है, देखो CH2CH3। तो अगर ओ फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इन्हीं से रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो सिमेट्रिकल ईथर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द ईथर in which same substituents are present around O functional group। ठीक है, ये कौन से ईथर हो जाएंगे, तो आप बताते हैं ये वो ईथर होते हैं इन विच, जिसके अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, और सेम सब्स्टिट्यूएंट कहां प्रेजेंट होंगे, अराउंड ओ फंक्शनल ग्रुप। जो ओ फंक्शनल ग्रुप है अगर उसके अराउंड सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और अगर डिफरेंट प्रेजेंट होंगे जैसे कि ये है तो इसे हम क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे। तो अनसिमेट्रिकल के लिए आपने क्या लिखना है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम लिख लेनी है, सिर्फ यहां पे जो ये हमने सेम लिखा है उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, डिफरेंट लिख देंगे। जैसे ही हम ये डिफरेंट लिख देते हैं ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, अनसिमेट्रिकल ईथर की हमारी ये डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो ईथर की क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो सकती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। एक और हमारी क्लासिफिकेशन होती है ईथर की जिसे हम कहते हैं साइक्लिक ईथर एंड एसाइक्लिक ईथर। तो हमारी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ईथर की वो भी हमारा दो टाइप का है, एक होगा साइक्लिक ईथर और दूसरा होगा हमारा एसाइक्लिक ईथर, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक ईथर। अब देखो साइक्लिक ईथर क्या होता है, तो साइक्लिक ईथर हम उसे कहते हैं जब ओ फंक्शनल ग्रुप एक रिंग के अंदर प्रेजेंट हो। जो कार्बन एटम की अगर रिंग बन रही है और उसके अंदर हमारा ओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे साइक्लिक ईथर। और अगर हमारा ओ फंक्शनल ग्रुप रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे बोलते हैं एसाइक्लिक ईथर। जैसे ये वाले जो एग्जांपल हैं हम साइक्लिक ईथर के अंदर लिख सकते हैं, और ये वाला एग्जांपल हम किसके अंदर लिख सकते हैं, साइक्लिक ईथर के अंदर लिख सकते हैं। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, साइक्लिक ईथर के अंदर आप लिखेंगे द ईथर इन विच
in which O functional group is present in between the ring of carbon atom are called cyclic ether। देखो क्या बताया हमने कि ये वो इथर होंगे जिसके अंदर इन विच जो O फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द रिंग ऑफ कार्बन एटम। और इसमें आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे ये वाला देखो, ये एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक इथर हो जाएगा। और एसाइक्लिक इथर की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिर्फ यहां पे इज के जगह पे क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे इज नॉट। क्या लिखेंगे आप, इज नॉट। जैसे ही आप इसके स्थान पे इज नॉट लिख देते हैं ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी एसाइक्लिक इथर की। तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर कि द इथर इन विच O फंक्शनल ग्रुप इज नॉट, यहां पे इज नॉट लगा देंगे, इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन द रिंग ऑफ कार्बन एटम। और एग्जाम्पल आप ये वाले लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है इथर का, कि इथर क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं इथर मॉलिक्यूल्स का। अब जो नोमेनक्लेचर होगा इथर का वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम करेंगे एसाइक्लिक इथर के लिए, दूसरा हम करेंगे साइक्लिक इथर के लिए, और तीसरा हम एक स्पेशल टाइप का इथर होता है जिसे हम क्राउन इथर के नाम से जानते हैं उसके लिए करेंगे। तो उनके लिए आपने जो वर्ड्स याद रखने हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं एसाइक्लिक इथर का नोमेनक्लेचर, एसाइक्लिक इथर का नोमेनक्लेचर। और इसके लिए जब हम IUPAC नेम लिखेंगे, जब हम कौन सा नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, क्योंकि यही हमारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि पहले तो आप लिखोगे एल्कोक्सी और फिर उसके बाद में आप लगा देंगे एल्केन। देखो इसका मतलब क्या है, एल्क का मतलब है ALK का मतलब है आप पहले एल्केन देखेंगे जिसके साथ में ऑक्सीजन आप अटैच करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे पास में ये है CH3OCH3 ये है। अब देखो यहां पे भी अल्काइल ग्रुप है, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो ऑक्सी आप किसके साथ में लगाएंगे, उस एल्क यानी उस एल्केन के साथ में लगाएंगे जिसमें आपने ऑक्सीजन को दिया है। जैसे मान के चलते हैं यहां पे तो सिमेट्रिकल इथर है ये, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये वाला ऑक्सीजन इस वाले एल्केन के साथ में अटैच है। तो एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथ होता है, तो ये एक कार्बन है इसीलिए मिथ हो जाएगा। और ऑक्सीजन इसके साथ में अगर जोड़ दिया तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी। तो हम पहले नाम लिखेंगे इसका एल्कोक्सी का, यानी इसका नाम बन गया मिथॉक्सी। और यहां पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथ होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यानी हम एल्केन का नाम बाद में लिखेंगे। तो ये ट्रिक है, इससे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका नाम हो जाता है। सिमिलरली एक आधे एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3। देखो अब जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन मैंने इसके साथ में कंबाइन कर लिया, तो ये दो कार्बन है, दो कार्बन के नाम का क्या होता है, इथ होता है, और ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिया तो ये बन जाएगा इथोक्सी। और यहां पे क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन के नाम का इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बन जाएगा इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन, ये इसका नाम बन जाएगा। सिमिलरली एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CH3O CH2 CH3। अब ये मैंने ले लिया अनसिमेट्रिकल इथर, तो इसका नाम आप कैसे बनाएंगे, और ऑक्सीजन किसके साथ में जोड़ेंगे, छोटे वाले के साथ में जोड़ेंगे या बड़े वाले के साथ में जोड़ेंगे। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब हम नामकरण करते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ में रहेगा, यानी छोटे वाले अल्काइल के साथ में रहेगा। यानी ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ में जोड़ोगे आप, छोटे वाले के साथ में जोड़ोगे। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि इथर्नल ऑक्सीजन, इथर्नल ऑक्सीजन रिमेन विद, रिमेन का मतलब जिसके साथ रहेगा, ठीक है, रिमेन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इन नेमिंग के दौरान, ठीक है। नेमिंग के अंदर हम जो इथर्नल ऑक्सीजन है, इथर्नल ऑक्सीजन देखो इसको कह रहा है, ये किसके साथ रहेगा, छोटे वाले ग्रुप के साथ में रहेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर ये इसके साथ में हो गया तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो एक कार्बन है तो मिथ, और O है तो इसका नाम बन गया मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन,
मिथोक्सी इथेन, ये इसका नाम बन जाएगा। सिमिलरली एक आधे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो ये जैसे मैं एरोमेटिक वाला भी ले लेते हैं एक आधा एग्जांपल, OCH3। अब देखो O तो नामकरण के दौरान छोटे वाले के साथ में रहेगा, तो ये तो नाम बन जाएगा मिथोक्सी, और ये हमारी क्या है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से आप इनके नामकरण कर सकते हैं। ये हमारी पहली टाइप थी जब हम एसाइक्लिक ईथर का नाम बना रहे हैं। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं कि अगर साइक्लिक ईथर होता तो हम नाम कैसे लिखते। सेकंड टाइप का हमारा ईथर होगा साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। और इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसके लिए आपने क्या ध्यान रखना है, जहां भी आपको साइक्लिक ईथर दिखेगा यानी रिंग बनी हुई दिख जाए, जैसे कि यहां पे मैंने ये बना लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो ये क्या बन गई, एक साइकिल बन गई। तो जहां भी आपको साइकिल बनी हुई दिखेगी वहां पे आपने सबसे पहले क्या नाम लिख देना है, इपोक्सी लिख देना है, इपोक्सी। इपोक्सी का मतलब क्या होगा कि ये जो रिंग बन रही है ना, किस कार्बन एटम के ऊपर बन रही है, कौन सी नंबरिंग है इसकी, तो ये रिप्रेजेंट करता है इपोक्सी को। और फिर बाद में आपने किसका नाम लिख देना है, एल्केन है तो एल्केन लिख दो, एल्कीन है तो एल्कीन लिख दो। यानी बाद में आप क्या नाम लिख सकते हैं, एल्केन है तो एल्केन लिख दो, और एल्कीन है तो एल्कीन लिख दो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसका नाम बनाने की कोशिश करते हैं, देखो हमें रिंग दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, इपोक्सी लिख देंगे। तो आप यहां पे लिख देंगे इपोक्सी, ये हो गया। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के नाम का इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बनेगा इथेन। तो ये बन गया इसका नाम। और अगर आपने इपोक्सी की पोजीशन भी बतानी है कि ये किस कार्बन एटम के ऊपर पोजीशन है इसकी, तो आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे इनकी नंबरिंग क्या करोगे, 1 2, तो किस पोजीशन के ऊपर हैं, 1 और 2 पोजीशन के ऊपर हैं, तो इसका करेक्ट नाम बन जाएगा 1 2 इपोक्सी इथेन। इस तरीके से आप नाम बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे देखो O, यहां पे जैसे CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे जैसे CH3 देखो अब ये मैंने बना लिया। तो यहां पे एक मुझे रिंग दिखाई दे रही है, तो इसका नाम आप लिख देंगे इपोक्सी। देखते ही आप सबसे पहले ये नाम लिख देंगे, तो मैंने ये लिख दिया इपोक्सी। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग करोगे तो टोटल कार्बन है 4 कार्बन के नाम का ब्यूट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के नाम का एन हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा इपोक्सी ब्यूटेन। और यहां पे देखो कितने पोजीशन के ऊपर ये इपोक्सी लगा हुआ है, तो दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट नाम बन जाएगा 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूं जिसका नाम आपने बनाना है। देखो जैसे मैंने ये बना दिया CH डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने ये बना दिया। इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का जो ईथर होता है हमारा, एक स्पेशल टाइप का ईथर जिसका नाम है क्राउन ईथर, उसकी नोमेनक्लेचर देखते हैं। थर्ड टाइप का ईथर होता है हमारा क्राउन ईथर, क्राउन ईथर। अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग करने के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, IUPAC नेम के अंदर आप याद रखेंगे सबसे पहले X का नाम लिखा जाता है, फिर क्राउन लिखा जाता है, और फिर लिखा जाता है Y। और ये X और Y क्या बताते हैं, तो X बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितने कार्बन की संख्या है, और Y हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये बताएगा हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कि ऑक्सीजन की कितने एटम हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्राउन ईथर का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे ये वाला मैंने ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये एक टाइप का क्राउन ईथर है। और इसका अगर आपसे नाम पूछता है तो किस तरीके से लिखेंगे आप, X क्राउन Y, और X का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि कोणों पे कार्बन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए, तो आप 8 लिख देंगे। फिर आप लिख देंगे क्राउन, और Y मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितने एटम है, 4 एटम है, तो ये इसका नाम बन जाता है 8 क्राउन 4, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाते हैं, ये इस तरीके से इनकी IUPAC नेमिंग हमें करनी होती है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ईथर का, और नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो बने रहिए केमक्लू के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।